आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। लेकिन गॉस थ्योरम को जानने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उसका कंसेप्ट हमें समझना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक से क्लियर कर लो, उसके बाद ही हम लोग गॉस थ्योरम में जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है इसे समझने के लिए देखो, मान लो ये एक हम कार्डबोर्ड लिए हैं, यहां से सपोज रे पास हो रहा है, तो अगर इसको हम होल्ड कर दिए तो जितना रे पास होगा ये रे कहां जाएगा, बोर्ड में आएगा, और बोर्ड में वही रे आएगा जो इस होल से पास होगा। लेकिन होल के बाहर जो भी रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये यहां पर पास नहीं होगा। तो अगर हम इसका रे का इमेजिन करें तो रे का इस तरह का डायग्राम बनेगा, जितना रे है सब इस तरह इसमें आएगा, बाकी ओपेक्स है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा कार्व कर दें, अगर हम रे जैसा है परपेंडिकुलर था वैसा ही है, अगर कार्व कर देंगे तो कार्व करने के बाद रे क्या होगा, इस तरह का आएगा। तो जो एरिया है वो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर हम इसको परपेंडिकुलरली रखेंगे रे से, तो जो रे आएगा इस एरिया में, किसी भी एरिया, सपोज दिस एरिया विल बी ये एल, ये बी, एरिया ए, अगर हम इसको टिल्टेड कर देते हैं, कार्व कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन कर देंगे, इंक्लाइन करने के कारण ये एरिया लेकिन अब घट जाएगा, और घटेगा तो एक साइड तो लेंथ सेम रहेगा, बाकी इधर घट जाएगा, जिसके कारण टोटल एरिया भी चेंज होगा। तो हम ये क्यों बताएं, इसका समझने के लिए देखो हम इसको क्यों बताएं। इसका मतलब रे जो पास हो रहा है यूनिट एरिया से, वो उसका क्या होगा, फ्लक्स। अगर हम रे के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होगा कि नंबर ऑफ रेज पासिंग थ्रू ए सरफेस इन यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका डेफिनेशन लिख लो जो बताएं, नंबर ऑफ रेज पासिंग थ्रू इन यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको देखो, इसको लिखो हेडिंग, अब हम लोग करेंगे क्या, आगे बढ़ते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं। हम एक डायग्राम, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखने के बाद हम एक डायग्राम में जा रहे हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम क्या है, मान लो ये एक सरफेस है, जैसे कि बोर्ड में दिखाएं, ये एक सरफेस है। इस सरफेस में हम इस कार्डबोर्ड जैसे होल था, डायग्राम इस तरह बना रहे हैं जैसे कि समझ में आए। ये होल है और यहां तक ये पास हो रहा है, ये यहां तक पास हो रहा है। डायग्राम में इसका पैरेलल ड्रॉ करते हैं, डायग्राम जैसे है बना दे रहे हैं। देखो हम मान लेंगे इसका लेंथ है एल और ब्रेथ है बी, यहां लिखते हैं इस लाइन का ब्रेथ है बी। तो रे यहां से पास हो रहा है, ये एंगल झुका दिए बाद में, ये एंगल को ले लेते हैं थीटा। ये एल है
और ये है B। ये डायग्राम पहले बना लो। ठीक है, क्या किया हम लोग, देखो ये जैसे होल था, हम बताएं यहां से रे पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इससे होकर पास हो रहा है इस एरिया में। पहला का एरिया क्या होगा, पहला का एरिया ये है, देख लो हम डॉटेड लाइन से कर रहे हैं, ये एरिया पहले है, थोड़ा बड़ा एरिया था, फिगर थोड़ा समझ लो, हाथ से बनाया हुआ है। तो ये पहले एरिया था, ये एरिया जैसे है उस एरिया यहां पर आ रहा है, लेकिन अब हम उसको टिल्टेड कर देंगे। पहले लेंथ ब्रेथ एल और बी था, अब टिल्टेड कर दिया, लेंथ तो वही रह गया, ब्रेथ चेंज हो गया। ब्रेथ निकालेंगे क्या होगा, ये डायग्राम पहले बना लो। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। तो फर्स्ट हम लिखेंगे रे पासिंग, टोटल नंबर ऑफ रे, टोटल नंबर ऑफ रे पासिंग थ्रू दैट एरिया। क्या होगा, रे पासिंग इन यूनिट एरिया, यूनिट एरिया इनटू, अगर हम इसका एरिया को ए मानते हैं तो ए इक्वल टू एल इंटू बी, ये होगा। तो यूनिट एरिया से कितना रे पास कर रहा है उसको तो लिखेंगे ही, और अगर ए एरिया से कितना पास होगा तो यूनिटरी मेथड में क्या होगा, ए मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर रे टोटल नंबर ऑफ रे पासिंग क्या होगा, रे पासिंग इन यूनिट एरिया इनटू मल्टीप्लाइंग बाय ए। ए क्या है, इनिशियल लेंथ है जिसका वैल्यू एल इंटू बी। तो इसको हम लिख सकते हैं रे पासिंग इन यूनिट एरिया, रे पासिंग यूनिट एरिया को हम लिखेंगे रे पासिंग इन यूनिट एरिया, फिर से लिख रहे हैं यूनिट एरिया इंटू एल इंटू बी। एरिया के बदले हम लिख दिए एल इंटू बी। अब देखो हम इसको टिल्टेड करेंगे, तो टिल्टेड करेंगे तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल को हम यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल थीटा, इसको हम लोग माने हैं बी, ये है बी। बी तो चेंज नहीं हो रहा है, ये जो बी था इधर भी वही बी होगा, ये भी ये जो था वही रहेगा। तो यहां पर देखो अब बी का वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो तो सेम है, लेकिन लेंथ अब चेंज होगा, लेंथ अब चेंज होगा तो क्या होगा वो देखो, कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला में क्या है, बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इक्वल टू, इसको हम बी डैश मान लेते हैं जो छोटा हो गया, कॉस थीटा हो जाएगा बी डैश बाय एच। तो बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी बी बाय, इसका एच कौन सा है, एच है बी, तो एच है बी और ये हो जाएगा बी डैश और एच है बी। तो यहां से बी डैश क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। क्लियरली समझो, ये एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, बी बाई एच होता है। बी इसके लिए क्या होगा, एडजेसेंट साइड, दैट इज बी, ये बी है बी डैश और एच है बी, क्योंकि एच तो चेंज नहीं हुआ, इसको खाली टिल्टेड कर दिया। यहां से बी डैश जो निकलेगा ये लाइन, वो हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो बी डैश के बदले हम क्या करेंगे, बी कॉस थीटा लिखेंगे। तो पर यूनिट एरिया को हम टिल्टेड पोजीशन में करेंगे एल इंटू बी डैश। अगर टिल्टेड पोजीशन में है तो एल इंटू बी डैश होगा, और एल इंटू बी डैश को हम चेंज करेंगे। अब चेंज करने के बाद ये क्या होगा, रे पासिंग इन यूनिट एरिया, तो इसको हम कर देते हैं रे डेंसिटी। यूनिट एरिया में तो रे डेंसिटी लिखते हैं, रे डेंसिटी इंटू एल इंटू बी डैश की जगह वैल्यू बैठाएंगे बी कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एल इंटू बी को अलग कर देंगे, यहां ए डैश कर रहे हैं, यहां रे डेंसिटी इंटू एल इंटू बी के बदले ए लिखेंगे बी कॉस थीटा। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ए बी कॉस थीटा नहीं होगा, ओनली ए होगा, ए इंटू कॉस थीटा, क्योंकि एल इंटू बी की जगह हम ए किए।
तो रे डेंसिटी इंटू ए कॉस थीटा। तो ये टोटल रे ऑफ पासिंग, उसी को तो हम फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स इक्वल्स टू, इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फील्ड लाइन डेंसिटी माने रे डेंसिटी, इसको फील्ड लाइन डेंसिटी भी बोले जाएंगे, फील्ड लाइन डेंसिटी इंटू क्या होगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो हम फील्ड लाइन डेंसिटी को हम लोग लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया को भी वेक्टर क्वांटिटी लेंगे क्योंकि एरिया का भी डायरेक्शन है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया का भी डायरेक्शन है। एरिया का डायरेक्शन किस एंगल में है, तो ई ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा है। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, ई डॉट ए। समझ में आ रहा है, यहां तक पहले नोट करो। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए और ए। फ्लक्स फाई हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। इस एरिया को क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कब लेंगे, इसे एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, लेकिन ये है एरिया वेक्टर, इसका डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन हो रही है, इसका माने ये एक वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। तो फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट ए। इसको नोट करो, आगे मिटाएंगे। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे गॉसेस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया। अब देखो गॉसेस थ्योरम क्या कर रहा है, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और एयर को कर सकते हैं, टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इन क्लोज। अब देखो क्लोज सरफेस के बारे में बताया गया है। यहां पर क्लोज सरफेस ये मेंशन किया गया है। व्हाट इज क्लोज सरफेस, पहले ये समझो। क्लोज सरफेस जैसे कि हम एक कोई भी पॉट लिया, ये सिलिंड्रिकल शेप है, ये तो कवर्ड है। अगर इसका टॉप ओपन हो तब हम चार्ज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाहर से भीतर की तरफ, तो ये क्लोज सरफेस नहीं कहलाएगा। क्लोज सरफेस मींस वो सरफेस जो फुल्ली क्लोज रहे, दैट इज अगर हम इसका टॉप भी क्लोज कर दें तो कोई भी चार्ज हम बिना पेनिट्रेटिंग करके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आए तब इसको कहेंगे क्लोज सरफेस, और नहीं तो वो ओपन सरफेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्लोज सरफेस क्या है। अब है क्या, इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव और थ्रू ए क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट times that is multiplication the magnitude of the charge. Suppose there are charge q is placed, that means ultimately phi equals to 1 by epsilon naught into charge q. ये है तुम्हारा गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, phi equals to q by epsilon naught, that is the गॉसेस थ्योरम। तो इसको लिखते हैं आगे, समझ लो इसको। सपोज हम लोग एक कोई भी आर्बिट्री सरफेस माने हैं, इस पर कहीं भी चार्ज क्यू रखा गया है। अगर चार्ज क्यू रखा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, लेकिन वो परपेंडिकुलर होता है, ये पता है पहले से, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बहुत सारा इस तरह होगा। इसमें से हम कहीं भी छोटा सा सेक्शन लेंगे, छोटा सा एरिया, मान लो इसका फ्लक्स है d5 और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और सरफेस वेक्टर क्या है? सरफेस वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। इसका हमने, अगर हम यहां से छोटा सा सेक्शन ds लिए तो ये ds का भी डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। सरफेस वेक्टर ds का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ऑब्वियसली तुमको पता है। तो दोनों को जो डायरेक्शन है एक दूसरे से पैरेलल होगा, एंगल 0 डिग्री होगा, लेकिन दोनों वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो मान लेंगे इस तरह का एक सिचुएशन है, तो हम d5 इक्वल टू क्या लिखते हैं? d5 माने उस एलिमेंट्री सेक्शन का फ्लक्स यहां से कितना पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डॉट छोटा सा एरिया ds, लेकिन ds में भी हम वेक्टर का साइन देंगे, एरो देंगे। अब हम पूरा बॉडी का निकालना है, पूरा होल सरफेस से निकालना है, ये तो छोटा सा निकाले। पूरा सरफेस के निकालने के लिए 5 यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे d5। ये क्लोज सरफेस है, इस तरह इसका साइन देंगे क्लोज सरफेस, ये लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं ओपन सरफेस का अलग है, ये क्लोज सरफेस में ये साइन आएगा। ये हो गया d5, इसको नोट करो पहले। अब देयरफॉर phi इक्वल्स टू, यहां के अंदर हम क्या लिखेंगे? d5 का वैल्यू बता देंगे a df, ठीक है। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होगा। अब इसको हमको प्रूव करना है, ये दिस इज द गॉस थ्योरम, इसको हम आगे चलकर प्रूव करेंगे। यहां तक नोट करो। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम इट इज द 1/ε0 टाइम्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो ये होगा q/ε0, इस वर्ड का यही मैथमेटिकल फॉर्म है। तो देयरफॉर ये जो इक्वल्स हो जाएगा इसके इक्वल, ये गॉस थ्योरम है, दिस इज द गॉस थ्योरम। इसको अब हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। चलो, फिर से ये डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये समझने के लिए हम लोग आर्बिट्रेरी जो सरफेस लिए, जस्ट समझने के लिए हम एक स्फीयर मान लेंगे कैलकुलेशन सुविधा के लिए। फिर सेंटर चार्ज को कहीं भी अंदर में रख सकते हैं, पहले हम सेंटर में रखेंगे कैलकुलेशन में इजी होने के कारण, फिर बाद में हम प्रूव कर देंगे कि चार्ज को हम कहीं भी रखें सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसके लिए एक स्फेरिकल शेप का बॉडी ले लेते हैं और सेंटर में चार्ज हम क्यू रखते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ बाहर निकलेगा, ये सब परपेंडिकुलर है जैसे कि जानते हो। सब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी परपेंडिकुलर होगा, सब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि फाई, हम लोग क्या आया था लास्ट में, फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रल क्लोज सरफेस का ए डी एफ, ये था। अब देखो इसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अगर हम इसमें फाई, ये स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फॉर्मूला क्या होता है? अगर रेडियस आर है, अगर रेडियस आर है तो फॉर्मूला क्या होगा? ई का 1/4πε0 इनटू चार्ज रखा गया क्यू आर स्क्वायर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इनटू डीएफ। यहां एस लिख देते हैं क्लोज सरफेस। अब जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल लो, 1/4πε0 कांस्टेंट टर्म है, आर भी बदलने वाला नहीं है, आर और क्यू दोनों को बाहर कर देते हैं। अंदर में क्या रहेगा?
ओनली ds, क्लोज सरफेस का इंटीग्रल ds। अब देखो ds का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, 1/4πε0 q/r²। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, होल एरिया का सरफेस एरिया क्या होगा 4πr²। तो इनटू कर देंगे 4πr²। ये 4π कैंसिल टू ईच अदर, r² ऑल्सो कैंसिल्ड, देन वी हैव phi इक्वल्स टू q/ε0। यही हमको प्रूव करना था गॉसेस थ्योरम का, ये प्रूव हो गया। अब देखो होता है क्या, देखो अगर हम स्फेरिकल सरफेस लिए, ठीक है, सब कोई कहेगा क्या सर ये जो है हम सेंटर पर ही क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे चार्ज को, चार्ज तो कहीं भी रह सकता है। मान लो सपोज ये चार्ज को हम यहां कर दिए, ये सेंटर नहीं है, तो पर भी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर Q को हम बाहर कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन अंदर में सबका वैल्यू इनक्लोज का बात किया गया है गॉस थ्योरम में कि क्लोज सरफेस है वो भी इनक्लोज होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो क्लोज सरफेस में चार्ज को हम कहीं रखे एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये है गॉस थ्योरम। इससे क्या फायदा, गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद हम बहुत सा प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसका एप्लीकेशंस भी है, सिलिंड्रिकल शेप होगा, अदर शेप होगा, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको नोट करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। ओके।